नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं देश के अंदर एक बड़े बदलाव की। बड़ा बदलाव ये है कि जहां देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया के अंदर मंदिरों के विकास और उद्धार करने पे लगे हुए हैं। जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं। मंदिरों के लिए बहुत सारा काम मंदिरों के ऊपर किया किया जा रहा है। जो देश की आजादी के बाद से जिन मंदिरों को बिल्कुल लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था, उनको भी अभी धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए उन पर काम किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। खास तौर पे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए, और धार्मिकता को जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी बात थी। लेकिन अभी अभी देश के अंदर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक के अंदर जो कर्नाटक सरकार है, वो मंदिरों से टैक्स वसूली करेगी। ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो अभी हम ये बात नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पे जो चल रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा गर्म है, वो ये है कि करीब 445 करोड़ रुपए का जो टैक्स होगा मंदिरों से, जिसे वसूल किया जाएगा, उन मंदिरों के जो टैक्स है उस पर उन्हें दूसरे जो ये हमारा मत नहीं है, ये सोशल मीडिया पर है, उन्हें दूसरे धर्म के लोगों पर खर्च किया जाएगा। सचमुच ये चौंकाने वाली खबर है। लेकिन बात यह है कि क्या सरकारों को मंदिरों से टैक्स वसूल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल है, उनसे भी किया जाना चाहिए, क्योंकि आज सरकार का जो नारा है वो एक संविधान एक विधान, ये है। तो अगर आप मंदिरों से वसूल करते हैं, तो दूसरी पार्टियां अभी शोर मचाएंगी कि आपको दूसरे भी धार्मिक स्थलों से टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। इसके लिए, इस पर जो सारी चर्चा है, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजय गौतम साहब। तो संजय गौतम साहब, जरा आप बताएं कि ये कैसा फैसला है, क्या फैसला है, और इसके आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? ऐसा है, कल कर्नाटक के अंदर कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक में कांग्रेस शासित सरकार के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया ने एक विधेयक पास करा है, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024। इसके अंदर क्या है कि सरकार ने कहा है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक जिन मंदिरों के अंदर दान आएगा कर्नाटक के अंदर, उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएंगे, और 1 करोड़ से ज्यादा जिन मंदिरों में दान आएगा उसके अंदर 10% टैक्स लगाया जाएगा। ये कानून केवल सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए है। वहां कर्नाटक के अंदर किसी मजार पे, ईसाइयों की किसी चर्च पे या किसी और धार्मिक स्थल पर, बौद्धों के किसी स्थल पर, और गुरुद्वारा सिखों के किसी भी गुरुद्वारे पर, किसी पर कोई टैक्स नहीं है। ये केवल और केवल हिंदू मंदिरों के ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। पिछले वर्ष बजट के अंदर 445 करोड़ रुपए का जो दान है वो आया था मंदिरों के अंदर। उसमें से केवल 100 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए दिया, और बाकी सारा कर्नाटक सरकार अपने पॉकेट में डाल लिया। और उसी के अनुरूप 200 करोड़ रुपए ईसाई संस्थानों को कर्नाटक की सरकार ने दान दिया। 100 करोड़ रुपए कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकार ने 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान किया। तो एक तरफ हिंदू मंदिरों के ऊपर हिंदू लोगों की आस्था से जो दान धर्म कर रहे हैं अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए, उनसे जो दान आता है उसको लेकर, और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके धार्मिक कार्यों के उत्थान के लिए कांग्रेस की सरकार दे रही है। जी। अभी आप, जैसा आपने बताया कि एक तरफ प्रभु श्री राम का भी इस समय के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सारा देश राम में है, और हिंदू अपनी आस्था के लिए अपने मंदिर में जाके दान देता है। उनके ऐसे कई मंदिर हैं, कई ऐसे पूजा स्थल हैं जो जड़ों बुरी तरह जिनकी हालत हो रखी है। ये सरकार उनको बनाने के अंदर कोई योगदान नहीं दे रही है, केवल हिंदुओं के मंदिरों में उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है, और उनका पैसा लगा के दूसरे धर्म के लोगों को प्रसार कर रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कांग्रेस शासित कर्नाटक के अंदर झुग्गियों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 1,000 रुपए पर बच्चे के हिसाब से एजुकेशन के लिए देती है,
और जो हिंदू गरीब बच्चे हैं वो लोग उसको पैसा वो नहीं पा पाते हैं। तो इस तरीके से हिंदू धर्म का पैसा और दूसरे देशों का, दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए और दूसरे धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जा रहा है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की एक नीति है, जिसका भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर नहीं और पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है। आप जिस तरीके से ये सारा एपिसोड चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जहां-जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनमें भी ऐसा हो सकता है? इसकी संभावना नहीं, देखिए जताई जा ऐसा रही है? है जिस या तरीके से केवल कर्नाटक सरकार ही भारतीय ऐसा जनता करेगी? पार्टी कर्नाटक और पूरे देश में जो विरोध कर रही है, सारे देश के अंदर हिंदुओं के जो भी बड़े-बड़े मंदिर हैं, पूरे देश के अंदर उनके ऊपर सरकारी कब्जा है। जी, और हिंदुओं की जो संस्था है विश्व हिंदू परिषद, वो लगातार इस बात के लिए आवाज उठा रही है जी, कि ये केवल हिंदू धर्म के लिए क्यों है? जब संविधान में सब धर्म बराबर हैं, तो आप या तो सब धर्म पे करो या हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर ही ऐसा क्यों है? जी, तो ये जो एक तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस लगातार से करती आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसे बता रही है जी, कि जब वक्फ बोर्ड का कानून आया, 1993 का एक कानून आया था जिसके अंदर धार्मिक जी, जो स्थल हैं, जो सन 47 से पहले रखे जाएँगे, जी। उसका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो ये कांग्रेस का हर बार जब-जब वो सत्ता में आती है, वो तुष्टीकरण का कुछ ऐसा कानून बनाती है, जिससे हिंदू धर्म के हितों का नुकसान हो, हिंदू धर्म की आस्था करने वालों के ऊपर चोट लगे। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है और अब ये साफ-साफ दिख भी रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड को तो खत्म कर दिया गया ना अब। वक्फ नहीं, बोर्ड वक्फ का बोर्ड तो को अब 100 वजूद करोड़ बचा रुपए नहीं दिए है। हैं। वक्फ बोर्ड को तो पिछले बजट में भी 100 करोड़ रुपए दिए लेकिन कर्नाटक की पिछले कर्नाटक दिनों सरकार ने। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड को एक कानून लाके खत्म कर दिया गया है। नहीं, अभी ले खत्म नहीं हुआ है, अभी वो कानून आया नहीं है। अभी वो कानून को असली जामा नहीं पढ़ाया गया, अभी पूरे हिंदुस्तान में भी वक्फ बोर्ड इससे चला। पहले ये जो हालात थे, वो खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलते थे कि मंदिरों को कहीं पीछे धकेल दिया जाता था और दूसरे जो धार्मिक स्थल थे, उनको इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता था। तो लेकिन अगर कर्नाटक जैसी जगह पर, जहां पर ठीक है, कांग्रेस की सरकार एक एजेंडा लेकर वहां पर कांग्रेस ने गेन किया और कांग्रेस जीत गई, लेकिन इस तरीके का काम करना, कृत्य करना सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी आने वाले चुनावों में? इससे सीख देखिए, लेगी पिछली जनता? बार भी भारतीय जनता पार्टी की लगभग 24 सीटें कर्नाटक के अंदर जी, जीती थी। जी, तो ये लगातार इस तरीके का कांग्रेस अगर ऐसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि करेगी, जी, तो कांग्रेस को इसका नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। जी, जब संविधान में लिखा सब धर्म बराबर हैं, तो जी, जो ये विधेयक है, इस विधेयक के अंदर लिखा हुआ है कि ये पैसा हम दूसरे धर्म के लोगों को दे सकते हैं, हम उनके काम में खर्च कर सकते हैं। जी, अगर सरकार की नीयत, कांग्रेस की नीयत अच्छी होती, तो कांग्रेस उसमें ये लिखती कि ये जो पैसा हमने लिया है, ये केवल और केवल हिंदू मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए लगेगा या हिंदू मंदिरों में होने वाले जो संस्कार हैं, हम उनके आगे बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। तो कांग्रेस सिद्धार्थ मैया की नीयत में खोट है, इसलिए उन्होंने ये लाइन लिखवाई है कि हम ये पैसा दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जहां पर कांग्रेस इस तरीके की राजनीति, जहां पूरे देश के अंदर एक माहौल है जय श्री राम का, श्री राम के मंदिर बन रहे हैं, आगे भी मंदिरों को और आगे बढ़ाया जा रहा है, जो जिन पे कभी सरकारों ने गौर नहीं किया था, उन मंदिरों को भी प्रकाश में लाया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस की सरकार जिस तरीके के ये मामले कर रही है, वो सचमुच राजनीति से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए। क्या हिंदुओं के देश में, जहां पर हिंदू बहुतायत में हो, जहां पर हिंदू राष्ट्र हो, वहां पर ऐसी चीजें करना कहीं ये कहीं तर्क सम्मत है क्या? पूरे विश्व में शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 80% बहुसंख्यकों के मंदिरों तक से टैक्स लेकर और जो अल्पसंख्यक जिनके को कहा जाता है, जबकि कानून के हिसाब से अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन ऐसा पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश हिंदुस्तान है, भारत है, जिसके अंदर 80% बहुसंख्यक से पैसा लेकर दूसरे लोगों के धर्म को बढ़ावे के लिए दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने वाली संस्थाओं को दिया जा रहा है। ये इस तरीके का कानून कांग्रेस लगातार आ रही है, क्योंकि पिछले 70 साल की में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने ही शासन किया है और इस तरीके के सारे कानून अभी तक सिर्फ कांग्रेस ही लेके आई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इंदिरा गांधी जी लेके आई थी 1993 के अंदर, वक्फ बोर्ड का और ये धार्मिक स्थलों का कानून नरसिम्हा राव जी लेकर आए थे। तो इस तरीके के कानून हमेशा कांग्रेस लेके आके तुष्टीकरण का ये काम कर रही है। ये एक अच्छी राजनीति के अंदर एक ये बहुत ही
जो गलत कार्य था ये लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सिद्धार्थ मैया की जो सरकार है उसको अपने इस फैसले के ऊपर जो है दोबारा से विचार करना चाहिए। लेकिन सर आप ये बताइए कि आज जो बंगाल में हो रहा है, आज जो दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है, अब एक नई चीज जो कर्नाटक में देखने को मिली है, तो क्या ये जो राज्य सरकारें हैं ये निरंकुश नहीं होती जा रही हैं? इन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को काम नहीं करना देखो, चाहिए? केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार जो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, कोई भी राज्य सरकार हो उसके ऊपर एक ही कानून है, राष्ट्रपति शासन। जी। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक एडमेंट हो गई है, वो लोकतंत्र की गरिमाओं के लिए कुछ ज़्यादा से ही ज़्यादा कॉन्शियस है, तो वो इस कानून को लगाना नहीं चाहते हैं। उसी का फलस्वरूप है कि बंगाल में, पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु में, पिछली बार तमिलनाडु में देखा नहीं आपने? जी। किस तरह वो 38,000 मंदिरों का उन्होंने एक समूह बनाया, उसका एक मंत्री बनाया है। वो मंत्री ने एक सभा बुलाई और मुख्यमंत्री का बेटा अगर ये कह रहा है कि हमें सनातन धर्म को जो है ये मलेरिया और कैंसर से ज्यादा खराब है, हमें इसे जी। खत्म करना है। जी। और मंदिर का जो हेड है, जो मंदिरों से पैसा लेके सरकार को दे रहा है, वो वहां को उस मीटिंग को हेड कर रहा है। जी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? सचमुच बेहद शर्मनाक है। और जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो जनता के हितों में काम करती हैं, तब तक तो ये ठीक है। एक राजनीतिक तक भी ये पैमाना सही है। लेकिन जहां पर ऐसा लगे कि राज्य सरकारें निरंकुश होकर काम कर रही हैं और वो देश और देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। किसी राज्य में जो जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करता था वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे हमने देखा शाहजहां का जो मामला है, वो महिलाओं को घरों से उठवा लेता था बंगाल के अंदर। वो जो एक निरंकुशता है उसे सरकारों को, जो केंद्र सरकार में कोई भी रहे, उन पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सर ये बताइए कि अब मोदी सरकार के सामने, जो केंद्र में सत्तासीन पार्टी है, उनके सामने कोई ऐसी चुनौतियां हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते? इंदिरा गांधी तो कर दिया करती थी जब जी, देखती थी इंदिरा कि कोई गांधी कर निरंकुश देती हो है। रहा है। जो लोगों का बहुत एक लोगों का वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के इवन जो समर्थक हैं, उनमें भी से एक बहुत बड़े वर्ग का कहना है कि आप मोदी जी को राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में जी। सोचना ही नहीं चाहिए, लगा देना ही चाहिए। जी। कि जिस तरह संदेश खाली के अंदर जी। महिलाएं रो रो कर अपने बारे में बता रही हैं और जी। वो भी ये भी पता लग रहा है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर संदेश खाली कोई इकलौती जगह नहीं है। जी। शाहजहां शेख जैसा व्यक्ति लोग स्पीच दे रहा है, आप इसके सोशल मीडिया पे जाके देखिए कि जी। जो हमारे आएंगे मैं उनके दांत तोड़ दूंगा, जी। हम उनको मार देंगे, ऐसे सड़कों पे खड़े होकर जो भाषण दे रहा है। जी। और जो अभी तक भागा हुआ है, हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि आके आप सरेंडर कर दो। जी। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अभी परसों एक रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार को उठा के ले गए जी। और जिसकी आज कोर्ट से जमानत हुई है। जी। अगर पश्चिमी बंगाल की सरकार इतनी तत्पर है तो उस गुंडे को क्यों नहीं फेस करती जिसने महिलाओं के साथ इतना दुराचार किया है? जी। और एक पत्रकार को उठा के, एक पत्रकार से घबरा के उस पत्रकार को उठा के ले गए अज्ञात स्थल पे। वो तो हाई कोर्ट ने उसको आज जमानत दी है, जी। तब वो छूटे हैं। लेकिन इस तरीके के जो कृत्य पश्चिमी पंजाब में बंगाल भी के ऐसा अंदर हो देखने रहे को हैं, मिला था। पंजाब के अंदर भी कल एक बहुत भयावह घटना हुई। एक छोटा 21 साल के जवान बच्चा जिसकी डेथ हो गई, जिसको क्या भजा बहला फुसला कर ये जो किसान कथातीत किसान जो अपने आप को बनते हैं, वो वहां बॉर्डरों पे ले आए और लाकर उन्होंने फंस में आग लगाई और मिर्ची डाल के पुलिस वालों को परेशान किया। और उस झगड़े के अंदर आके 3 पुलिस वाले, जो पहले ही उनकी बेचारों की डेथ हो चुकी है, 12 से ज्यादा घायल हो गए। एक 21 साल का नौजवान वो बेचारा जो है अपने प्राण गंवा बैठा। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कब तक ये चारों तरफ ये अराजकता मची रहेगी? और केंद्र की सरकार और हमारे जो करता धरता है, वो लोग कब तक मूक बैठे रहेंगे? आफ्टर ऑल किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, किसी को तो इनके लिए सुधार करना पड़ेगा। जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, जो लोग सीधा-साधा अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यवहार करना चाहते हैं, हमें उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ा मेरा ये सवाल है। मानना है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं और जो भी लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में ज़रूरत से सोचना चाहिए। जी, बड़ा सवाल है कि जब भी ऐसी निरंकुशता दिखाई दे, जब कभी इंदिरा गांधी का शासनकाल था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, तो वो कभी भी उन्होंने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को निरंकुश नहीं होने दिया, किसी भी नेता को निरंकुश
होने नहीं दिया। तो क्या आज एक बार फिर से वैसे ही किसी नेता की बहुत आवश्यकता है? आवश्यकता तो मोदी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है और एक बार नहीं 2 बार की सरकार है, लेकिन सिर्फ वो एक इच्छा है कि भाई मैं डेमोक्रेसी का पालन करता हूं और मैं डेमोक्रेसी की आखिर तक जो है उनकी गरिमा को निभाना चाहता हूं। ऐसा लगता है मोदी जी सिर्फ इस बात से ही ग्रसित है, इसीलिए वो इस तरीके के कानून नहीं बना रहे, इस तरीके का स्टेप नहीं लेना चाह रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि जरूरत से समय निकल ही जाए। जिस तरीके का भयानक वातावरण बाजार में बना चला जा रहा है, अब सीधा मतलब भैया जैसे आदमी को सोचना चाहिए कि केवल हिंदू मंदिरों से टैक्स क्यों? जी। केवल हिंदू मंदिरों से टैक्स क्यों? केवल पंजाब के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं? जबकि ये एमएसपी पूरे देश में है, पूरे देश के अंदर किसान है और लोगों के पास सबसे जो संपन्न किसान है, जो सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा उठाता है, वो किसान जो है वो पंजाब में है। और वही पंजाब का किसान क्यों विरोध कर जो रहा है? किसान नहीं है, सिर्फ जो ट्रैक्टर इसलिए जो लेता है कि किसान दिखाने के लिए ट्रैक्टर हाँ लेता है, लेकिन ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने पे 50 लाखों रुपए 50 खर्च लाख कर रुपए देता है। खर्च करके जो वहां पे ट्रैक्टर को लेकर आ रहे हैं, तो वही क्यों उसके विरोध कर रहा है? इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर वही लोग क्यों पिस रहे हैं बार बार? कल परसों कालिका माता का मंदिर तोड़ा गया वहां पर। संदेशखारी के अंदर लगातार बाहर के लोग आकर हमारे जो निवासी हैं पश्चिमी बंगाल के, उनके साथ इस तरह का दुराचार कर रहे हैं। 14 साल से एक महिला कह रही है मैंने वोट नहीं डाला। एक महिला ने खुद आकर टीवी में बताया कि मेरी बेटी सुंदर थी तो मैंने दूसरे प्रदेश में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। अब ऐसी भयानक स्थिति हो और उसके बाद भी जो केंद्र सरकार है वो मूक रहे और कोई कानूनी कार्रवाई ना होए, तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनके पास क्या स्रोत है? केवल वो पिसेंगे क्या? आपने देखा होगा कि सचमुच जो हो रहा है देश के अंदर, कई राज्यों में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और जो सामने आ रहा है, सचमुच चौंका देने वाला और दिल दहला देने वाला है। लेकिन हमें और हमारी सरकारों को ऐसे माहौल को रोकना ही होगा ताकि दूसरी जगहों पर जम्मू और कश्मीर ना बन पाए। बहुत जल्दी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।